नई बहू का देसी भोजनालय। सारिका बहुत सीधी और सुलझी हुई लड़की थी जो कि शहर की रहने वाली थी। उसकी शादी उसके पिता मोहन सिंह ने गांव में तय कर दी थी। सारिका अपने पिता के पास आकर कहती है, पापा आपने मेरी शादी गांव में तय तो कर दी है, पर क्या कभी आपने सोचा कि आपकी बेटी गांव में एडजस्ट कर भी पाएगी या नहीं, गांव में रह भी पाएगी या नहीं? मेरी बेटी, जब तुम 10 साल की थी तब तुम्हारी माँ चली गई थी। तब से तुमने मुझे भी संभाला और खुद को भी संभाला। मुझे पता है कि मेरी बेटी जहाँ भी रहेगी उस परिवार को बहुत अच्छे से संभाल लेगी और उसे खुद भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पापा इस तरह की मीठी मीठी बातें मत कीजिए। मैं जानती भी नहीं हूँ कि वे लोग कैसे हैं। अगर मुझे वहाँ पर कोई परेशानी हुई तो मैं गाँव से शहर कैसे आ पाऊंगी? तुझे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरी बेटी। वो मेरे बचपन के दोस्त केशव का बेटा है। वो लोग बहुत अच्छे से तेरा ख्याल रखेंगे। और तू जानती है, केशव की पंचायत में सरकारी नौकरी है और मेरा जो दोस्त हरिप्रकाश है वो एक रेस्टोरेंट चलाता है गांव के अंदर। सारिका को अपने पिता की पसंद पर पूरा विश्वास था, इसलिए वो आगे कुछ भी नहीं कहती। सारिका ने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ था, लेकिन अब उसने शादी करने का मन बना लिया था क्योंकि उसके पिता अक्सर बीमार रहा करते थे और उसकी शादी देखना चाहते थे। कुछ दिन गुजरते हैं और मोहन की बेटी सारिका की शादी केशव के साथ हो जाती है। ससुर हरिप्रकाश अपनी बहू का घर में स्वागत करते हुए कहते हैं, माफ करना नई बहू, घर में सास नहीं है तेरी, इसीलिए मुझे तेरी आरती उतार कर तेरा स्वागत करना पड़ रहा है। आज मेरे घर में लक्ष्मी आ रही है। पापा जल्दी जल्दी आरती उतारो, कहीं ऐसा ना हो कि लक्ष्मी थकान की वजह से झांसी की रानी का रूप ले ले और बेकार में यहाँ पर युद्ध छिड़ जाए। केशव और हरिप्रकाश की अच्छी और खुशमिजाज बातें सुनकर सारिका इतना तो समझ जाती है कि उसके पिता मोहन ने कोई भी गलत फैसला नहीं किया है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और सारिका पूरे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लेती है। एक दिन वो देखती है कि उसके ससुर जी सोफे पर चिंता में बैठे हुए थे। वो उनके पास जाकर बैठती है। क्या बात है ससुर जी, आप बहुत ज्यादा चिंता में लग रहे हैं, सब कुछ ठीक तो है ना? क्या करूं बहू, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। रेस्टोरेंट में घाटा होता जा रहा है। मैंने तो सोचा था कि गांव वालों को शहरी रेस्टोरेंट दूंगा तो वो लोग खुश हो जाएंगे। वैसे भी गांव में भी तो धीरे धीरे शहर बसता ही जा रहा है। पिताजी, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपका रेस्टोरेंट देखने के लिए जा सकती हूँ? मेरा भी मन है उस जगह को देखने का। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं वहीं जा रहा हूँ। कुछ कारीगरों को वहां से नौकरी से निकालना है क्योंकि घाटा ज्यादा हो रहा है। तो तू भी मेरे साथ चल, इसी बहाने देख भी लेना और दोनों साथ में वापस आ जाएंगे। अब जैसे ही हरिप्रकाश सारिका को लेकर उस रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो देखती है कि आसपास लोग तो बहुत थे, लेकिन हर कोई ठेले से खाना खा रहा था और कोई भी हरिप्रकाश के फैंसी रेस्टोरेंट में झांक भी नहीं रहा था। सारिका जब आस पड़ोस वालों से पूछती है तो उसे पता चलता है कि किसी को उस रेस्टोरेंट का दाम महंगा लगता था तो किसी को वहाँ पर अपनापन जैसा फील नहीं आता था, इसलिए लोग वहाँ पर नहीं आते थे। सारिका ने घर आने के बाद जब सब लोग खाना खा रहे थे तो सब लोगों के बीच में कहा, अगर आप लोग बुरा ना माने तो वैसे भी आप अगले महीने उस रेस्टोरेंट को बंद करने वाले हैं, तो क्या मैं खुद उस रेस्टोरेंट को चला सकती हूँ? कैसी बात कर रही हो सारिका? जब पापा उस रेस्टोरेंट को नहीं संभाल पाए तो तुम उसे कैसे संभाल पाओगी? केशव जी, मैं मानती हूँ कि पापा जी बहुत काबिल हैं, लेकिन मैंने भी बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया है। मुझे लगता है कि अगर हम कुछ बदलाव करेंगे तो वो रेस्टोरेंट जरूर चल जाएगा। हाँ हाँ बहू, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैंने हरिप्रकाश रेस्टोरेंट को बहुत अच्छे से चलाया है और अगर वो बंद नहीं होता तो इससे मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। अब हरिप्रकाश ने सारिका का साथ दिया। ये देखकर केशव भी चुप हो जाता है। वहीं अगले दिन नई बहू जैसे रेस्टोरेंट में जाती है तो सबसे पहले वहाँ की सजावट बदल देती है। वहाँ पर फैंसी चेयर की जगह आम कुर्सियाँ रख देती है और दीवारों का पेंट भी बिल्कुल सादा करवा देती है, जिससे वो जगह बिल्कुल भी फैंसी नहीं लग रही थी। उसने दरवाजे खुले करवा दिए और जो भी सामान था उन सब के प्राइस की लिस्ट बोर्ड पर टांग दी। इन सब से क्या होगा बहू, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और तो और तुमने खाने का मेन्यू भी बदल दिया है। मैं गांव वालों के लिए स्पेशल चाउमीन, पास्ता, चाइनीज, जापानीज ऐसा खाना रखा हुआ था मैंने, और तुमने यहाँ पर फिर से थाली बेचना शुरू करवा दिया। पिताजी, कभी कभी लोग जितने भी बड़े हो जाएं, वो जमीन से और मिट्टी से जुड़े रहना पसंद करते हैं। शायद इसको रेस्टोरेंट और फैंसी बनाने के चक्कर में आप इसे एक भोजनालय बनाना तो भूल ही गए थे। धीरे धीरे वहाँ पर ग्राहक आने लगते हैं और अब सब लोगों को वहाँ का स्वाद कुछ अपनेपन सा लगने लगता है। सब लोग खाना खाते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं।
सच में हरि प्रकाश जी, आज इस जगह खाना खाकर तो ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर बैठकर ही खाना खा रहा हूँ। बिल्कुल सादा खाना था, दाल बाटी चूरमा चोखा, सब कुछ बड़ा अच्छा है। मैं अब हफ्ते में 2-3 बार अपने परिवार के साथ यहाँ खाने के लिए आया करूँगा। अरे हरि प्रकाश भाई, पहले तो आप विदेशी खाना यहाँ बेच रहे थे। अगर विदेशी खाना खाना होता तो शहर में अपने बच्चों के साथ ना रह लेते, गाँव में क्यों पड़े होते। पर सच में आपकी नई बहू तो सच में लक्ष्मी निकली। भोजनालय में लोगों की भीड़ देखकर हरिप्रकाश की चिंता खत्म हो गई थी। हर दिन शाम को भोजनालय खचाखच भरा रहता था। सारिका का व्यवहार और उसका स्वादिष्ट देसी खाना गांव वालों को बहुत भा गया था। उसने मेन्यू में हर दिन एक नई डिश जैसे मक्के की रोटी, सरसों का साग या लिट्टी चोखा को शामिल करना शुरू कर दिया था, जिससे लोगों का आकर्षण और बढ़ गया। बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं तो उस रेस्टोरेंट को घाटे में बंद करने वाला था और आज ये गांव का सबसे मशहूर ठिकाना बन गया है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना मुनाफा नहीं देखा। पिताजी, ये सिर्फ मेरी कोशिश नहीं है, ये आपकी जमीन से जुड़ी हुई सोच है जो कुछ फैंसी डिजाइन के नीचे छिप गई थी। मैंने बस उस सादगी को वापस ला दिया। गांव के लोगों को सादा, सस्ता और अपनापन भरा खाना चाहिए। केशव, जो अब तक चुपचाप सारा बदलाव देख रहा था, अब गर्व महसूस कर रहा था। सारिका, मुझे माफ करना। मैंने तुम्हारी काबिलियत पर शक किया था। मुझे लगा कि बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री शहर में काम आती होगी, गांव में नहीं। पर तुमने साबित कर दिया कि असली बिजनेस समझ जमीन से जुड़ी होती है। केशव जी, शहर ने मुझे सिद्धांत सिखाए और गांव ने मुझे असली ग्राहक सिखाए। दोनों का तालमेल बिठाना जरूरी था। गांव में हर कोई हरिप्रकाश की नई बहू सारिका की तारीफ कर रहा था। एक दिन शाम को, बहू इधर आओ। केशव, तुम भी आओ। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें देखकर मोहन पर और भी ज्यादा विश्वास हो गया कि उसने मेरे घर के लिए सबसे सही लक्ष्मी चुनी। जहाँ मैं महंगा और फैंसी खाना बेचकर घाटा उठा रहा था, वहीं तुमने अपनी समझदारी और सादगी से इसे गांव का सबसे सफल भोजनालय बना दिया। उन्होंने उस कपड़े को बोर्ड से हटाया। बोर्ड पर बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था, नई बहू का देसी भोजनालय। आज से ये भोजनालय तुम्हारा है सारिका। मैंने इसे तुम्हारे नाम कर दिया है। इसे हरि प्रकाश रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि नई बहू का देसी भोजनालय के नाम से जाना जाएगा। ये मेरा तुम्हारे लिए शगुन है। तुम हमेशा खुश रहो और इसे और आगे बढ़ाओ। ये सुनकर सारिका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। धन्यवाद पिताजी, आपने मुझ पर इतना भरोसा किया। मैं इसे पूरी लगन से आगे बढ़ाऊंगी। मुझे तुम पर गर्व है सारिका। सच में तुम मेरे लिए साक्षात लक्ष्मी बनकर आई हो। अब तुम हमारे बिजनेस क्वीन हो। मोहन सिंह, जो अपनी बेटी की सफलता सुनकर गांव आए, उन्होंने हरिप्रकाश को गले लगा लिया। मैंने कहा था ना केशव, मेरी बेटी जहां भी रहेगी उसे संभाल लेगी। मुझे गर्व है कि तुमने मेरी बेटी को इतना मान दिया। मोहन, तुम्हारी बेटी ने मेरी इज्जत और मेरा व्यापार दोनों बचा लिए। ये मान की हकदार है। पिताजी, उठिए पिताजी। अब आपको घर के आर्थिक हालातों के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या कहा बहू? लेकिन वो कैसे? पिताजी, मैंने सोच लिया है। अब हम ऐसा ढाबा खोलेंगे जिसके लिए ज्यादा लागत की भी जरूरत नहीं है और उसे कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन वो कैसे बहू? पिताजी, अब हम खुद का अम्ब्रेला ढाबा खोलेंगे। ये कुछ अलग होगा और आप देखना कैसे ग्राहक हमारे ढाबे पर चले आएंगे। ये कहानी है अंकिता श्रीवास्तव की, जिसकी किस्मत के ताले बचपन से ही बंद हो गए थे। बचपन में कम उम्र में ही पिता का साया सर से उठ जाना और शादी के महीने भर बाद ही अचानक से पति का कहीं गायब हो जाना। अंकिता और राजीव की शादी सबकी रजामंदी से हुई थी, लेकिन शादी के 1 महीने बाद जब राजीव शहर काम के लिए गया तो वापस नहीं लौटा। अंकिता के ससुराल में उसके ससुर जगमोहन, बूढ़ी सास सरला और एक छोटी ननद चंचल रहती थी। घर खर्च चलाने के लिए जगमोहन ने गांव में बंजर पड़ी अपनी जमीन पर तंबू गाड़कर और कुछ कुर्सियां डालकर अपना छोटा सा ढाबा खोला। अंकिता भी इस काम में जगमोहन की मदद करने लगी, जिससे उनकी कुछ आमदनी हो जाती। पिताजी, मैंने आलू उबाल कर रख दिए और आटा लगा दिया है। जैसे ही ग्राहक आएंगे मैं गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती जाऊंगी। ठीक है बहू। कुछ देर बाद 2 ग्राहक सड़क किनारे उनके उस ढाबे पर आते हैं। गर्मा गर्म आलू के पराठे चाय के साथ परोस दो। जी जी, बस अभी लाया साहब। ऐसे ही दोनों दिन रात खूब मेहनत करते। अंकिता ने भी अपने ससुराल को अपना परिवार समझ लिया था, इसलिए घर की जिम्मेदारियां वो भी उठाने लगी। उसकी सास सरला अक्सर बीमार रहती थी, जिस कारण ढाबे के साथ साथ घर का काम भी वही संभालती थी। फिर एक रोज गांव का जमींदार कुछ गुंडों के साथ उनके ढाबे पर आता है।
ए जगमोहन, चल जल्दी से ढाबा खाली कर, नहीं तो सारा सामान उठाकर फेंक दूंगा। नहीं नहीं मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? भूल गया तूने अपने काम शुरू करने से पहले मुझसे ब्याज पर कुछ पैसे लिए थे, लेकिन आज तक नहीं लौटाए। साहब, अभी इस काम को शुरू किए 3 महीने ही हुए हैं, मैं भला ये पैसे कहाँ से लाऊंगा? पैसे नहीं दे सकता तो ये जमीन खाली कर, अब से मेरी है। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? सच कह रहा हूँ। ये देख, इस जगमोहन ने इस पर अंगूठा लगाया है कि अगर 3 महीने में इसने पैसे नहीं लौटाए तो इसकी ये जमीन मेरी हो जाएगी। लेकिन तुमने तो मुझसे कोरे कागज पर अंगूठा लगवाया था और खुद ही कहा था कि साल भर बाद पैसा दे देना। मैं जो मर्जी कहूँ, लेकिन पुलिस तो वही सच मानेगी ना जो इस कागज पर है। चलो अब निकलो यहाँ से। नहीं, मैं अपनी जमीन छोड़कर नहीं जाऊंगा। साहब, यही हमारे कमाने का आखिरी जरिया है, हम कहाँ जाएंगे? उससे मुझे क्या? ए जग्गा रंगा, तुम क्या मुंह देख रहे हो? जल्दी से उठा के फेंको इस बड़ों के ढाबे को। जमींदार का आदेश मिलते ही उसके गुंडे जगमोहन के ढाबे की तोड़ फोड़ कर देते हैं। ये सब देख अंकिता और जगमोहन रोने लगते हैं। जमींदार ने धोखे से सड़क किनारे की उनकी वो जमीन हड़प ली। अब उनकी जमीन तो उनके हाथ से चली ही गई, साथ ही उनका काम भी उनसे छिन गया। पहले बेटे के गायब होने का दुख, फिर जमीन जाने का, और अब तो काम भी हाथ से चला गया। धीरे धीरे हालात ये हो गए कि घर में थोड़ा सा ही राशन बचा था। भाभी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ चंचल, मैं अभी तुम्हारे लिए रोटी लगा देती हूँ। अंकिता रोटी तो लगा देती है, लेकिन साथ में सब्जी कुछ भी नहीं होती। अब मैं सब्जी में क्या बनाऊं? अब वो पड़ोस की काकी के आंगन में लगा कद्दू उससे मांग कर लाती है और उसकी सब्जी बनाकर अपने ससुराल वालों का पेट भरती है। अगले दिन जगमोहन कई जगह काम की तलाश में जाता, लेकिन उसका बूढ़ा शरीर देख कोई उसे काम नहीं देता, जिस कारण अब वो काफी दुखी रहने लगा। हर जगह काम ढूंढ लिया, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। लगता है भगवान ने सारे दुख हम गरीबों के नसीब में ही लिखे हैं। क्यों परेशान होते हो जी? ऊपर वाले की मर्जी के आगे कहाँ किसी की चली है। माँ जी ठीक कह रही है पिताजी, ऐसी चिंता करके तो आप अपनी भी तबीयत खराब कर लेंगे। ऐसा कहकर अंकिता अपने ससुराल वालों को दिलासा देती है, लेकिन सच तो ये था कि अंदर ही अंदर वो खुद भी यही सब सोचकर परेशान थी। घर में खाने के लिए भी थोड़ा सा ही राशन बचा है, आने वाले कुछ दिन में वो भी खत्म हो जाएगा। फिर मैं माँ, पिताजी और चंचल को खाने को क्या दूंगी? अब मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। अगले दिन घर का काम निपटा कर अंकिता काम की तलाश में जाती है, जहाँ एक ढाबे पर उसे बर्तन धोने का काम मिल जाता है। लेकिन वहाँ का सेठ अंकिता पर बुरी नजर रखता था, इसलिए उसे वहाँ काम करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अपने ससुराल वालों का पेट पालने की खातिर वो चुपचाप वहाँ काम करती रहती। एक रोज जब वो काम से वापस लौट रही थी तो अचानक जोरों की बारिश होने लगी। अरे बाप रे, इस बरसात को भी अभी आना था, घर पहुँचने देती उसके बाद हो जाती। तभी उसकी नजर बरसात में भी छाता लेकर भुट्टे बेच रही औरत पर जाती है। भुट्टे ले लो भुट्टे, गर्मा गर्म भुट्टे। अगर ये औरत इतनी बरसात में भी छाता लेकर भुट्टे बेच सकती है तो हम क्यों नहीं अपना एक ऐसा ही अम्ब्रेला ढाबा खोल सकते हैं। इसके लिए तो ज्यादा सामान की भी जरूरत नहीं होगी और न ही जगह की, और उस सेठ के यहाँ काम भी नहीं करना पड़ेगा। यही सोचकर अंकिता घर आ जाती है और रात भर वो यही सोचती रहती है, जिस कारण उसे सारी रात नींद नहीं आती। फिर अगली सुबह वो जगमोहन को उठाते हुए अपने अम्ब्रेला ढाबा खोलने के विचार के बारे में बताती है। छाते के नीचे ढाबा, ये कुछ अजीब नहीं लग रहा बहू? नहीं पिताजी, और इसमें ज्यादा लागत भी नहीं लगेगी। मेरी सहेली है पूर्णिमा, उसके पति की छाते की दुकान है, जहाँ हमें सस्ते दाम में कुछ छाते मिल जाएंगे। और मैंने थोड़े पैसे जोड़े थे सेठ के ढाबे पर काम करके, उससे मैं जरूरत का सामान ले आऊंगी। और सबसे अच्छी बात, कोई हमारे उस ढाबे को ना तो तोड़ पाएगा और न ही उसे हटा पाएगा, क्योंकि हम वो अपने आंगन में ही लगाएंगे। अब जगमोहन भी उसकी बात मान लेता है और अगले दिन से वो अपने आंगन के आगे ही खुद का अम्ब्रेला ढाबा खोल लेते हैं। वो आंगन में बड़े बड़े छाते लगा देती है, साथ ही कुछ कुर्सियां टेबल भी रख लेते हैं। उनके घर से कुछ ही दूरी पर सड़क थी, जिससे आते जाते ग्राहकों की नजर उनके उस छाते वाले ढाबे पर जाती है। तभी बारिश की बूंदाबांदी भी शुरू हो जाती है। अरे बहन जी, क्या यहाँ खाने को मिलेगा? हम काफी देर से इस रास्ते पर चले आ रहे हैं, लेकिन खाने को कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ भाई साहब, आपको गर्मा गर्म पराठे चाहिए या चाय पकौड़े? जो भी चाहिए होगा आपको मिल जाएगा। ऐसे मौसम में तो गर्मा गर्म चाय पकौड़े हो जाएं। आप बस 2 मिनट रुकिए, हम जल्दी से बना देते हैं। ऐसे एक एक कर और भी ग्राहक उनके उस अम्ब्रेला ढाबे पर आने लगते हैं और सबको उनका ये आइडिया बड़ा पसंद आता है। फिर एक रोज शहर से एक पत्रकार उस ओर आता है और उस अनोखे ढाबे के बारे में अपने अखबार में छापता है, जिससे कुछ दिन बाद वो वहाँ ग्राहकों की भीड़ और भी बढ़ जाती है। अब बारिश हो या धूप, ग्राहकों को वहाँ आने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन ज्यादा ग्राहक होने की वजह से अब वो जगह कम पड़ने लगती है। पिताजी, अब हमारे पास अच्छे खासे पैसे जुड़ गए हैं, इसलिए अब हम जमीन खरीदकर उस पर अपना अम्ब्रेला रेस्टोरेंट शुरू करेंगे। जो तुझे सही लगे वो कर बहू। इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटा बहू दोनों है। तो तूने बहू होने से ज्यादा एक बेटे होने का फर्ज निभाया है।
अब अंकिता खुद का बड़ा अम्ब्रेला रेस्टोरेंट खोल लेती है, जिससे अब जितने मर्जी ग्राहक वहाँ आ सकते थे। अंकिता की अनोखी सोच ने उसके ससुराल वालों को फर्श से अर्श पर ला दिया और अब उनकी गरीबी के दिन खत्म हो गए। उसने अपनी सास का इलाज अच्छे से अस्पताल में करवाया और अब वो सब खुशी खुशी रहने लगे। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।